नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला और आप देख रहे हैं आपन उत्तराखंड। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राधा स्वामी सत्संग मैदान में वृक्षारोपण किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को प्रगति के पर्व हरेले की बधाई दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरेला पर्व पर वृक्षारोपण किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने जहां जनता की जन समस्याओं को सुना तो वहीं वृक्षारोपण स्थल के पास ही स्थित सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के बच्चों द्वारा पुकारे जाने पर मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर बच्चों का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरेला पर्व प्रकृति संरक्षण का त्योहार है, हमें ये प्रेरित करता है हम सब अधिक से अधिक पौधे का रोपण करें। उन्होंने कहा कि हम विगत कई वर्षों से हरेला पर्व को प्रकृति संरक्षण के रूप में मनाते आए हैं। हमारा प्रयास है कि इस हरेला पर्व में जन जन की भागीदारी हो, वो आने वाली पीढ़ी में भी इसमें भागीदार बने और इस बात की महत्व को समझने की पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। उन्होंने कहा कि हमें पौधे लगाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि पौधे ना सूखे। वन विभाग व उद्यान विभाग आपस में समन्वय बनाकर इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ये हरेला पर्व हमारे लिए जहाँ प्रकृति संरक्षण का है, प्रकृति संरक्षण का त्यौहार है, वहीं हमारे को इस बात के लिए भी प्रेरित करता है कि हम अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और उत्तराखंड के अंदर इसको हम लोग एक हरित क्रांति के रूप में, पर्यावरण संरक्षण के दिवस के रूप में पिछले कई वर्षों से मनाते आए हैं। हमारा प्रयास है कि जन जन की इसमें भागीदारी हो, हमारी नई आने वाली पीढ़ी भी इसमें भागीदार बने, वह भी आने वाले समय के लिए पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझें कि इन पौधों को लगाने से किस प्रकार का हमको जीवन में फ़ायदा होता है। इन सभी विषयों को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारे वन विभाग के लोग, उद्यान विभाग के लोग, अनेकों विभागों के लोग आपस में समन्वय करके इस बार उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार देने की सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून से की है। आपको बता दें जिसमें सबसे बड़े मेघा किचन अक्षय पात्र और हंस फाउंडेशन की मदद से उद्घाटन किया गया। इस किचन के जरिए स्कूल बच्चों को प्रतिदिन मिड डे मील भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और आपको बता दें कि बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के साथ ही आपदा राहत में भी ये किचन उपयोगी साबित होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, हंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन माता मंगला भोले जी महाराज, अक्षय पात्र के चेयरपर्सन भी मौजूद रहे। क्योंकि हम लोग प्रत्येक वर्ष हरेला पर्व मनाते हैं, ये केवल औपचारिक हरेला पर्व न मनाते हैं, सभी लोग जो भी पौधे का रोपण करें, जगह जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करें, वो सभी पौधे हमारे जो है सुरक्षित रहें, उनका संवर्धन। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आगामी 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति मतदान के दृष्टिगत सभी विधायकों से दिनांक 16 जुलाई से देहरादून में ही रहने का आग्रह किया है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि एनडीए से राष्ट्रपति चुनाव में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं। इसी संदर्भ में 16 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में शाम 7 बजे एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी विधायक गणों से उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। अट्ठारह जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैं सभी माननीय विधायकगणों से आग्रह कर रहा हूं कि 16 तारीख को यानी 16 जुलाई को शाम को 7 बजे हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे जो मुख्य सेवक सदन है उसमें हम लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ आगामी चुनाव के लिए हम लोग विचार विमर्श करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का उसमें निश्चित रूप से दिशा निर्देश हम सबको मिलने वाला है, मार्गदर्शन मिलने वाला है। और उसी प्रकार से 17 तारीख को जिस प्रकार से दिल्ली में हमें कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो दिशा निर्देशों के साथ हम 17 तारीख को फिर सभी माननीय विधायकों से मेरा आग्रह है हम लोग फिर मॉक ड्रिल के माध्यम से अपने विधायकों से अपना विषय हम लोग रखेंगे। मेरा सभी विधायकों से आग्रह है 16-17 को आपको देहरादून में ही रहना है और 18 तारीख को मतदान समय से करके ही। उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने कांग्रेस कार्यालय स्थित राजीव भवन में प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने कहा कि अधीनस्थ चयन आयोग के मामले में अब तक सीबीआई जांच नहीं हो पाई है, जबकि
कांग्रेस की तरफ से इस मामले को विधानसभा के पटल पर सबूतों के साथ रखा गया था। वहीं सिंचाई, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों पर लगी रोक पर भी विपक्ष कटाक्ष करने से पीछे नहीं हटा। कांग्रेस का कहना है कि पर्वतीय जनपदों के युवाओं का अधिकार छीना जा रहा है। साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कापड़ी ने कहा कि कनिष्ठ अभियंता के पद में एक परिवार के कई लोगों की नियुक्ति की गई। यही हाल जलागम विभाग का भी है। उत्तराखंड पुलिस में किस भर्ती होनी चाहिए, ये भी पहले ही तय किया जाना चाहिए। जो है कि पलायन रुके, युवाओं को रोजगार मिले। आज जो है कि भर्ती में सीधे सीधे दांती होगी, उसके बाद ट्रांसफर होगा। एक उद्योग तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी ट्रांसफर के लिए और अभी नौकरी के लिए। रोजगार संगठन के साथ मिलकर बेरोजगार युवाओं की मांगों को लेकर सचिवालय के बाहर उत्तराखंड में महिला कांग्रेस ने देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उत्तराखंड महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय से कावल टावर तक सरकार की नीतियों के खिलाफ रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया और महिलाओं ने साइकिल रिक्शा रैली निकालकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस समेत खाद्य सामग्री पर जीएसटी लगाने से नाराज महिलाओं में आक्रोश देखने को मिला और इस दौरान उत्तराखंड की राजधानी में देहरादून में प्रदर्शन करते हुए महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि सरकार ने हर एक खाद्यान्न पर जीएसटी थोप दी है, जिसमें महिलाओं को किचन चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को सत्ता तक पहुंचाने में महिलाओं की बड़ी भूमिका है, लेकिन आज महिलाएं भाजपा सरकार से त्रस्त हैं। लगातार महंगाई बढ़ रही है और रोजगार के आयाम नहीं बढ़ रहे हैं। हम लोग मोदी सरकार को चेता रहे हैं कि महंगाई को कम कीजिए। उन्होंने महिलाओं के घरों में डाका डाल दिया है और आज स्कूटी को हमें रिक्शे पे उठा के चलाना पड़ रहा है। जीएसटी आपने हर चीज पे लगा दिया है। सिलेंडर के दाम आपने 1054 कर दिया है और एक महिला के घर में डाका डाला है। आज तो महिला कांग्रेस से प्रदर्शन करेगी, कल से आम जनता महिलाओं के साथ उठ के सड़कों में खड़ी होगी जो मोदी सरकार ने हमारा हाल। जिस तरह से केंद्र सरकार सत्ता पर काबिज हुई है, उसको देखते हुए जैसे उन्होंने कहा था 100 दिन में हम महंगाई कम कर देंगे, तो कहाँ महंगाई कम करी। जो मातृशक्ति है उसके ऊपर पूरा दारोमदार होता है अपने घर की रसोई चलाने का, अपना घर परिवार चलाने का। आज मातृशक्ति के समझ में नहीं आ रहा है कि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी कहाँ से खिलाएं। दाल, सब्जी, आटा, फल सब महंगा हो गया, खाने का तेल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर 1000 से ऊपर पहुंच गया। इंतहा कर दी है महंगाई की। आज इसीलिए आपको माननीय अध्यक्षा जो महिला कांग्रेस की हैं ज्योति रौतेला जी के नेतृत्व में यहाँ महिलाओं का जो सागर, जो अपार समूह उमड़ा है, इसी दर्द की वजह से उमड़ा है। दर्द कहां से छलके समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में महिला कांग्रेस ने देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उत्तराखंड महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय से लेकर कोलाक टावर तक जो है सरकार की खिलाफ रैली प्रदर्शन किया और महिलाओं ने साइकिल रिक्शा में रैली निकालकर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। कावड़ यात्रा शुरू होने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने मुनि की रेती पहुंचे। उन्होंने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया और साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश देते हुए व्यवस्था बरकरार रखने के लिए भी कहा। तमाम जानकारी हासिल करने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने व्यवस्थाओं पर अपना संतोष जताया। उन्होंने कहा कि नीलकंठ की कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन जोश में है और सुरक्षा से लेकर अन्य तमाम व्यवस्थाएं संबंधित महकमों की मदद से बनाई जा चुकी है। मेला तैयारी के संबंध में हम हमारा पुलिस फोर्स है उनको एक बार सेंसिटाइज कराते हैं, ब्रीफ कराते हैं क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। उसी तरह से हमने आज इनको पूरा तीनों डिस्ट्रिक्ट जो हमारे यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होता है यहाँ पे, तो सभी को हमने यही
निर्देश दिए। सर किसी विशेष तरह की कोई तैयारी हो, कुछ अलग से टीम हो कुछ इसके लेकर? नहीं, टीम तो हमारे यहाँ पर्याप्त में फोर्स लगी है, तो कमी पड़ेगा तो मुख्यालय से और निकाल देंगे। तो खास करके जो उनके साथ जो हमारे बाहर से आ रहे हैं तो कांवड़िया लोग हैं, उनके साथ ठीक व्यवहार हो और लोकल और उनके साथ बीच में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, तो हमारी शांति व्यवस्था बनाए रखें, तो ये हमारा था। सर पुलिस फोर्स उनको फैसिलिटेट करे। हाँ। सर अभी तक क्या था कि इतनी संख्या में अनुमान जो लगाया जा रहा है इस बार 5 करोड़ के आसपास तक लगाया जा रहा है, तो ऐसे में कितना चैलेंज बढ़ गया है, तो इसको लेकर कुछ अलग रणनीति तैयार की जा रही है इसको लेकर? वो इसलिए हम इधर आज ब्रीफिंग कर रहे हैं पुलिस को कि पिछले 2 साल कोविड के चलते हमारा कावड़ हुआ नहीं है, तो हो सकता है अब इस बार नंबर ज़्यादा आएंगे, तो हम सतर्क हैं, हमारा फोर्स भी रेडी है। सर कितनी फोर्स लगा रहे हैं? तो यहाँ पे कम से कम 700-800 के करीब फोर्स लगेगी, तो सारे ब्रीफड हो गए हैं। सर आज कितने IPS और कितने? नहीं, IPS तो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं और एक हमारा SP ट्रैफिक देहरादून है, वो यहीं पे रहेंगे, तो बाकी हमारा सर नीलकंठ का मार्ग जो है वो काफ़ी पुराना है और काफ़ी खतरनाक भी हो गया है, ऐसे में उसको लेकर वहाँ भी कुछ व्यवस्था की जा रही है पुलिस के द्वारा सुरक्षा को लेकर? नहीं, पुलिस व्यवस्था तो है हमारे वहाँ पे, पूरा फोर्स लगी है, डिप्टी SP के नेतृत्व में पूरा टीम लगा हुआ है। उत्तराखंड के रुड़की शहर में GST राज्यकर की अलग अलग टीमों ने नगर में विभिन्न स्थानों पर छापमार कार्रवाई की और इसी के साथ आपको बता दें जहां एक व्यापारी के पास से करोड़ों का माल बरामद कर जब्त किया गया है। इस दौरान कमिश्नर ने बताया कि उक्त व्यापारी विगत 3 वर्षों से बिना GST नंबर के कार्य कर रहा था। आपको बता दें कि रुड़की की गगननगर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर स्थित 13 नंबर गली में छापेमारी के दौरान एक बीड़ी सिगरेट के व्यापारी के यहां से करोड़ों का माल बरामद हुआ है। इस दौरान व्यापारी GST नंबर नहीं दिखा पाया और वहीं जानकारी करने के में पता चला कि पिछले 3 सालों से उक्त व्यापारी बिना GST नंबर के व्यापार कर रहा है। वहीं GST की टीम ने करोड़ों रुपए का माल बरामद कर जब्त कर लिया है। इसके बाद टीम ने उक्त व्यापारी के मेन बाजार में स्थित गोदाम पर भी छापेमारी की है, जहां लाखों रुपए का माल बरामद कर जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा मेन बाजार में एक अन्य व्यापारी के यहां भी अलग टीम द्वारा छापेमारी की गई है। इनके द्वारा रजिस्ट्रेशन 2019 में कैंसिल करा दिया गया था और उसके बाद भी काम कर रहे हैं ये, तो सूचना मिली। उसके बाद हम आए इनके शॉप पे, चेक किया तो बिना बिल के 30 बोरी और 30 पैकेट बीड़ी मिला। माल जाएगा, इसका वैल्यूएशन होगा, जो भी पेनल्टी जमा बनेगा वो पेनल्टी जमा कराएंगे। FIR तो अब यूनिट करेगी, SIB यूनिट द्वारा कराया जा रहा है। हम तो उस यूनिट द्वारा एक नियुक्त प्राधिकारी हैं, जो कार्रवाई होनी है SIB यूनिट से होनी है। हरिद्वार के साथ नीलकंठ की कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद व्यवस्था बनाने के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मियों को उनके ड्यूटी पॉइंट पर तैनात कर दिया गया है। तैनाती से पहले SP देहात कमलेश उपाध्याय ने सभी पुलिसकर्मियों को एक वेटिंग पॉइंट में ब्रीफ किया। किसी भी हालत में ड्यूटी पर लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए। हर छोटी बड़ी घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को देने की बात कही गई। कांवड़ियों के साथ पुलिस नहीं बल्कि सेवक के रूप में मधुर व्यवहार करने के भी निर्देश दिए गए। और इस दौरान SP ट्रैफिक अध्यक्ष कौंडे ने कांवड़ियों की संख्या बढ़ाने पर बनाए गए ट्रैफिक प्लान की जानकारी भी पुलिसकर्मियों को दी। बताया गया कि कांवड़ियों के वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग में ही खड़ा करना है और सड़कों पर वाहन खड़े नहीं होने देना है और पैदल कांवड़ियों को निर्धारित रूप से मंदिर की ओर रवाना करना है। कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो चुकी है, इसलिए ये जो हमारा फोर्स था ये कल ही आ गया था यहाँ पर, तो उनको पॉइंट की ड्यूटी की जानकारी कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, उसको एक बार हमने पहले भी इनको ब्रीफ कर दिया था, तो आज भी दोबारा इनको ब्रीफ किया गया है क्योंकि उन्होंने आज अपने सारे ड्यूटी पॉइंट्स देख लिए हैं। तो उसी के लिए इनको बताया गया था कि इनको कैसा अपना व्यवहार रखना है श्रद्धालुओं से और इनकी क्या क्या ड्यूटी रहेंगी, ड्यूटी के आवर्स क्या रहेंगे और इन्हें क्या करना है उसमें, इसी के बारे में इनको संक्षिप्त रूप में बताया गया है। इसमें कुछ खास दिशा निर्देश की लापरवाही वगैरह को लेकर कुछ दिए हैं? हाँ, लापरवाही किया गया है। सबसे पहले तो इनको अपने व्यवहार के लिए कहा है कि सभी लोगों से बहुत ही सहमित व्यवहार करना है और एज ए फैसिलिटेटर काम करना है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं इस कांवड़ यात्रा में, तो इसलिए उन्हें हमें जहाँ तक भी हो सके उनकी मदद करनी है और हमें अपनी कानून व्यवस्था जो है वो भी मेंटेन करनी है। जाए तो मुख्यतः पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, देहरादून डिस्ट्रिक्ट और टिहरी डिस्ट्रिक्ट वाला जॉइंट एक प्लान बनाया गया, जिसमें पूरा मकसद था कि कांवड़ियों को सुविधा हो और स्थानीय लोगों को और जो बाकी अन्य टूरिस्ट हैं उनको कोई भी
मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अगर आप एक पिकेट और उस पे भी गौर करेंगे तो आपको देखा जाएगा जगह जगह पे हमने शहर को प्रोटेक्ट करते हुए एक सर्कुलर वन वे बनाने का प्रयास किया है और ये ऑर्गेनिक रहेगा एकदम। इसमें हर अल्टरनेट डे मीटिंग्स रहेगी, किस वन वे को किस तरीके से चलाना है और रिवर्स करना है वो जगह जगह पे आपको मार्गदर्शन किया जाएगा। और पूरी पुलिस भी बहुत मोटिवेटेड है, लगभग सारी पुलिस फोर्स यहाँ पे आई हुई है। इन्होंने कभी ना कभी कावड़ की ड्यूटी ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस मामले में मुझे पूरी आशंका है कि इस बार की कावड़ यात्रा देहरादून और ऋषिकेश क्षेत्र में बहुत अच्छे से पारित की जाएगी। लोकल लोगों को परेशानी ना हो उसके लिए कोई स्पेशल प्लान? लोकल लोगों को जिन जिन लोगों का बाहर आना जाना है उनको पासेस आवंटित किए गए हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट का भी अंदर के अंदर घूमने के लिए व्यवस्था की गई है और जो भी हमारे डाइवर्जन है उसको कड़ाई से पालन किया जा रहा है। जगह जगह पर PWD की मदद से बैरिकेड लगाया जा रहा है ताकि जो आने वाला पैदल यात्री है उसको भी मार्गदर्शन हो और कहीं पे भी वो शहर में अंदर घूमते हुए अंदर में कोई कठिनाई खुद भी सामना ना करना पड़े और लोगों को भी कोई सामना। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक लेते हैं अपनी अगली खबर का। हल्द्वानी शहर में गैस पाइपलाइन बिछाने वाली HPCL कंपनी को नगर निगम ने अंतिम नोटिस दे दिया है। दरअसल पिछले लंबे समय से हल्द्वानी शहर के आंतरिक और मुख्य मार्गों के किनारे खुदाई करने के बाद गैस पाइपलाइन डाली गई है, लिहाजा सारी सड़कें जो है बर्बाद हो चुकी हैं, जबकि HPCL कंपनी से सड़कों को रिस्टोर करने का करार किया गया था। बावजूद इसके HPCL गैस पाइपलाइन डालने के बाद सड़कों को उसी बदतर हालत में छोड़कर आगे का काम में जो है वो जुड़ गई हैं और HPCL के इस कारनामे के बाद भारी वर्षा के कारण सड़कों की दुर्दशा और भी खराब हो गई, लिहाजा लोगों का चलना दुर्भर हो गया है। वहीं अब HPCL के कार्यों की मॉनिटरिंग करने का जिम्मा नगर निगम को दे दिया गया है। देखिए ऐसा दो स्पष्ट आदेश मेरे हैं कि पहला ये है कि जब तक पुराने मार्ग खोदे हुए काम को रिस्टोर नहीं कर देते तब तक नए रोडों को खुदाई नहीं करेंगे। उसके पहले ही मैंने ये आदेश दिया था कि जो संबंधित विभाग, यहाँ जल निगम काम कर रहा है, PWD काम कर रही है, नगर निगम भी काम कर रहा है, कुछ स्थानों पर मंडी भी काम कर रही रोड बनाने का, इनसे समन्वय स्थापित कर लें और जो निर्माणाधीन रोडें हैं उनमें प्राथमिकता के आधार पर गैस पाइपलाइन डाल दें ताकि भविष्य में उसको रोड तोड़ने की आवश्यकता न पड़े। लेकिन संजय कॉलोनी जो मुखानी की चौराहे के पास संजय कॉलोनी है, यहाँ एक आपत्तिजनक स्थिति यह देखने को मिली कि रोड पर रोड बनाने का काम शुरू हो गया है, गैस पाइपलाइन अभी तक नहीं डाला गया, जबकि उस क्षेत्र के लोग कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कंपनी के प्रतिनिधियों से कि यहाँ गैस पाइपलाइन डाल दी है ताकि भविष्य में रोड तोड़ने की आवश्यकता न पड़े। उसके बाद ही पिछले 3 महीनों से वो टाल मटोली कर रहे हैं, गैस पाइपलाइन नहीं डाल रहे हैं। घोर आपत्ति का विषय है और अगर इन्होंने 3-4 दिनों के अंदर काम शुरू नहीं किया गैस पाइपलाइन डालने का तो इनके विरुद्ध मैं कार्रवाई करूँगा और इनके जो विभागीय अधिकारी हैं उनको भी मैं लिखूँगा कि ऐसे अक्षम अपने प्रतिनिधियों को यहाँ से हटाएं और जो योग्य प्रतिनिधि हैं, जो जनता की उम्मीद। गंगोत्री धाम से गंगा जल स्तर बढ़ने से गंगोत्री धाम के पैदल रास्ते से नीचे दीवार पर भूकटाव हो रहा है, जिससे पैदल रास्ते समेत आपस में बने भवनों को बड़ा खतरा बना हुआ है। गंगा के जल स्तर से हो रहे कटाव के कारण पैदल रास्ते के नीचे बनी दीवार कभी भी गिर सकती है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। गंगोत्री के रावल तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि गंगोत्री में बड़े पत्थर के पास हो रहे कटाव के कारण बड़ा खतरा बना हुआ है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन को पूर्व में भी अवगत कराया गया था, लेकिन इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई। गंगोत्री धाम के रावल तीर्थ पुरोहित राजेश सेमवाल ने जिला प्रशासन से तत्काल यहां पर सुरक्षात्मक कार्य करने की मांग की है। ये बड़े पत्थर के पास जो कि पिछले वर्ष ये दीवार में जो है धसाव आ रहा है, नीचे से दीवार का कटान हो रहा है, इसका जो है लिखित रूप में जिला प्रशासन को और विभिन्न माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन ने इसकी वो कोई ध्यान नहीं दिया और इस समय इसके बहुत ज़्यादा कटाव हो गया और आने वाले समय में कभी भी दीवार निकल सकती है, जिससे एक बहुत बड़े पार्ट को जो है नुकसान हो सकता है। तो हमारा प्रशासन से निवेदन होगा कि तत्काल इस पर कार्रवाई करें ताकि जो बड़ा नुकसान। कुमाऊं के सबसे बड़ा अस्पताल सोबन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल का सिटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे टेस्ट पिछले 15 दिनों से ठप पड़ा हुआ है और इस कारण मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। और जानकारी के अनुसार सिटी स्कैन के एनुअल मेंटेनेंस का भुगतान नहीं होने के कारण एजेंसी मशीन को ठीक नहीं कर रही है। दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन जल्द व्यवस्था को ठीक करने का दावा कर रहा है।
डिजिटल एक्सरे हमारा खराब है, करीब 8-10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। हम लोगों ने संपर्क किया इंजीनियर को, लेकिन उनका कुछ सामान बाहर से मंगा रखा उन्होंने। आज ही हमने फिर दूरभाष से भी बात करी थी, तो जैसे आ जाएगा 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। सीटी स्कैन भी मैम खराब रखी? सीटी में भी अभी हमने इंजीनियर को इन्फॉर्म किया आज, तो अभी कल परसों ही खराब हुआ था। वर्तमान में मरीजों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? वर्तमान में तो सीटी में तो खैर अभी फिलहाल एकदम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्सरे है हमारा जनरल जो नॉर्मल वाला एक्सरे होता है वो हो रहा है। क्या सुशीला तिवारी रेफर करा स्कैन वाले को? अगर कोई डिजिटल स्पेशली करवाना चाहता है तब तो हम भेज सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे कोई आया नहीं हमारे पास ये कहने के लिए कि कई बार गंभीर मरीज आते हैं सीटी स्कैन के, उन हालात में क्या करता है उसका सुशीला तिवारी अस्पताल? हाँ, तो फिर हमारा तो रेफरल सेंटर सुशीला तिवारी है, तो वही भेजिए। अभी परसों से हुआ, 2 दिन में है, तो ज़्यादा नहीं हुआ सीटी का। आज फिर संपर्क किया। पेमेंट का भुगतान का मामला है मैम सीटी स्कैन में? सीटी में कुछ एएमसी का पैसा हो तो महानिदेशालय स्तर से है लंबित, तो वो भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन हमारा संपर्क है जारी, जल्दी सुचारू हो जाएगा मेमोरी। रुद्रपुर में हो रही अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ आज पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल अपने समर्थकों के साथ डीजीएम विद्युत कार्यालय जा धमके, जहां उन्होंने अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही उन्होंने अधिकारियों से निर्धारित कटौती के बारे में लिखित आदेश जनता को देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अघोषित विद्युत कटौती किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहने को ऊधम सिंह नगर है, सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति ऊधम सिंह नगर से होती है और जिला मुख्यालय में 1000 से अधिक फैक्ट्रियां कार्यरत हैं, 540 फैक्ट्रियां सिडकुल में। इसके अतिरिक्त रुद्रपुर के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में इंडस्ट्रियां विद्यमान हैं। इन इंडस्ट्रियों में काम करने वाले 2 लाख से अधिक स्टाफ, कर्मचारी, लेबर, ये सब लोग, इनकी रोजी रोटी का सवाल आ गया है। अगर उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, इनको विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होगी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आक्रमणीयता, चोरी चकारी, अपराध बढ़ेगा, लोगों का पलायन बढ़ेगा। इसलिए और जो मलिन बस्तियां हैं उसमें निवास करने वाले असहाय लोग, उनको विद्युत आपूर्ति मिलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जाके पैरना पड़े विभाई, वो क्या जाने पीर पर आई। और एक गरीब लोग जिसके घर में इन्वर्टर के लिए पैसे नहीं है, उनका पंखा कैसे चलेगा, जबकि विद्युत विभाग ने उनको विद्युत संयोजन दे रखे हैं। और कनेक्शन लेने के बाद भी एक तरफ विद्युत चोरी के खिलाफ आपका अभियान चलता है और दूसरी तरफ आप लोगों को कनेक्शन देने के बाद भी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। इससे अपराध बढ़ेगा, विद्युत की चोरी भी बढ़ेगी। मैं चाहता हूं सारे अधिकारी मुझे आज लिखित रूप में दें कि भाई कितने घंटे की कटौती होगी, और हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से बैठे हैं, अधिकारियों का सम्मान करते हैं और सम्मानित जितने भी अधिकारी विद्युत विभाग के, आज जीवन में पहली बार उनके ऑफिस में यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। तो रोज सुनता हूँ फलानी बस्ती में तार टूट गए, वहाँ ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया, वहाँ सीटी ब्लास्ट हो गई, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई, फीडर में आग लग गई। अरे भाई कब तक? प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के दावे अब खोखले नजर आ रहे हैं। अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में डॉक्टर पूरी तरह से उपलब्ध हैं, पर जो मरीज डॉक्टर को दिखाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, उन्हें डॉक्टर के द्वारा बाहर की दवाइयां लिख कर दी जा रही हैं। अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में दूर दराज में मरीज अपना इलाज कराने के लिए वहां पहुंच रहे हैं और यहाँ के डॉक्टर मरीजों को कुछ दवाइयाँ अस्पताल की बजाय बाहर की लिख कर दे रहे हैं, जिसको लेकर तामीरदारों को अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था को लेकर नाराजगी है। वहीं प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में अस्पताल दवाइयां उपलब्ध हैं और उसके बावजूद भी बाजार की दवाइयां लिखी जा रही हैं। हमारे यहाँ जो डॉक्टर पहले बीच में था कि काफ़ी ज़्यादा लिखी जा रही हैं, उसके कंपैरेटिवली तो अब काफ़ी कंट्रोल किया गया है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे अभी कल ही एक पेशेंट आए थे, उसको बहुत डीप जॉइंटिस था, पीलिया की शिकायत थी और उसका पहले तो पथरी बताई गई थी, लेकिन उसका जब सीटी स्कैन कराया तो उसका कैंसर की पेशेंट थी वो। तो उसके लिए फिर ट्रीटमेंट जो है देना स्वाभाविक है कि हम अच्छा ही ट्रीटमेंट दें जिससे कि उसका इलाज यहीं पर हो जाए। तो कुछ सिचुएशन में देनी पड़ती हैं दवाइयाँ जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, और बाकी जो नॉर्मल पेशेंट हैं जिनमें जहाँ की दवाइयाँ हैं वो यहाँ की दी जाती हैं। तो बाहर की दवाएं लिखाएं हैं, एक दवा मिल रही है यहाँ, और मैंने पूछा यहाँ से तो और दवाइयाँ यहाँ अवेलेबल नहीं है।
तो मैं अपने नाना जी को दिखाने के लिए आया था यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे। वैसे हम आज चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा को देखते हुए खाद्य संरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा आपको बता दें कि टिहरी ने व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए सहयोग की दृष्टि से व्यापार मंडल के साथ बैठक कर खाद्य पदार्थों के उचित व्यवस्था बनाए रखने व मिलावटखोरी के विरुद्ध अपनाए जाने वाले कड़े निर्देशों की विस्तृत जानकारी देने के मकसद से व्यापारियों के साथ बैठक आहत की है। नरेंद्र नगर में व्यापारियों के साथ बैठक में शिरकत करने पहुंची फूड इंस्पेक्टर शारदा शर्मा ने चारधाम यात्रा के साथ साथ कांवड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा बनाई गई कार्य योजना को विधिवत अमली जामा पहनाए जाने के मकसद से आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन से निर्देश आए हैं कि अभी जैसे कांवड़ सीजन चल रहा है, कांवड़ यात्रा भी कल से शुरू हो रही है, चारधाम यात्रा का चल ही रहा है, पर्यटन सीजन भी है, तो इसके मद्देनजर क्या है हमें एक जो होटल ढाबा रेस्टोरेंट ये मतलब कॉमन है कि जो सब लोग यूज करते हैं, जो भी पर्यटक आ रहे हैं, जो भी तीर्थ यात्री आ रहे हैं या कांवड़ है, ये सब यूज करते हैं, तो इनको मतलब क्या क्या नियम पालन करना है, क्या नहीं करना है, तो इस संबंध में हमने जो है वो जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, कई जगह कर रहे हैं। अभी हम पहले ढालवाला में करके आए हैं, अभी यहाँ नरेंद्र नगर में है, इसके बाद हमने आगरा खाल में करना है कि कुछ जैसे बेसिक है, कुछ नॉर्म्स हैं कि आपको बिना फूड लाइसेंस के काम नहीं करना है, डिस्प्ले बोर्ड लगाना है, रेट लिस्ट लगानी है, नो स्मोकिंग का लगाना है और साफ़ सफाई रखनी है, वेज नॉन वेज अलग रखना है। ऐसे मतलब कई हमारे प्रोविजंस है, FSSAI की जो गाइडलाइंस है, जो उसके प्रोविजंस है, तो उस संबंध में आज हमने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे रखा है। जनपद पौड़ी के विकास खंड पौड़ी के जामड़ा खाल के निकट पोखरी गांव में एक ही परिवार के 6 सदस्य जंगली मशरूम खाने से बीमार हो गए। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जानवर के लिए जंगल में चारा पत्ती लाते समय परिवार के एक सदस्य द्वारा जंगली मशरूम भी घर लाई गई। आज दिन में मशरूम की सब्जी बनाकर परिवार वालों ने जब उसे खाया तो लगभग 1 घंटे बाद परिवार के सदस्यों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत होने लगी। आपको बता दें जिस पर सभी सदस्यों को आनन फानन में जिला चिकित्सालय पौड़ी लाया गया, जहां सभी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। जिला चिकित्सा डॉक्टर प्राची टमटा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी मरीजों का उपचार बेहतर तरीके से किया जा रहा है और मरीजों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ये पूरी फैमिली आई है, इनका दिन में 1:30 बजे के करीब इन्होंने वाइल्ड मशरूम खा लिए थे शायद गलती से। 4 बजे के करीब इनको सिम्टम्स आने शुरू हुए, सबको चक्कर आने लगे, उल्टी वगैरह आने लगी, तो मेडिसिन डिपार्टमेंट वगैरह में भी देख लिया है हमने इनको। ECG वगैरह सब पेशेंट्स का हो गया है, सिम्टोमेटिकली हमने सब ट्रीटमेंट दे चुका है। लवाज वगैरह नहीं किया जाता इसमें, पर बाकी सब हमने ट्रीटमेंट अभी दे चुका है। पेशेंट सबको एडमिशन के लिए एडवाइस किया था कंसल्टेंट ने, पर उन्होंने मना किया है, तो हम नामा लेके भेज रहे हैं। सबकी स्थिति कैसी है? अभी तो पेशेंट सब कॉन्शियस हैं सबके सब। एक पेशेंट को बेहोशी आई थी, एक प्रेग्नेंट भी है, तो ऑब्सकैनी वाले डिपार्टमेंट वाले आपके भी देख रहे हैं। तो अभी तो सब कॉन्शियस है, अभी सब स्टेबल हैं, पर कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हमने एडमिशन के लिए बोला था। ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी है इस मरीज। इनकी हालत किस तरह से? तो ठीक है, ठीक है, अभी सब होश में हैं, सबके BP वगैरह ठीक आ रहे हैं, पर आगे का बोल नहीं सकते। पॉइजनिंग के किसी भी केस को एकदम हम आगे का कमेंट नहीं कर सकते। कम से कम 24 to 48 आवर्स में पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। मैम इसमें क्या पुलिस करे? वो ही लेके आए थे, ये पूरे फैमिली को वो लेके आए थे, तो हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन चली गई है, पुलिस वाले आके अपना केस ही कर लेंगे। हमारी तरफ से मेडिकल लीगल केस बन चुका है। आपका नाम? मैम आपका नाम? पंचायत चुनाव की अंतिम सूची जारी होने के बाद चुनावी सुगबुगाहट जो है तेज हो गई और चुनावी दावेदार भी जनता की नब्ज टटोलने में जुट गए हैं। कई दावेदार तो पिछले लंबे समय से चुनावी जमीन को तैयार करने में लगे हैं, जबकि कुछ उम्मीदवार अब जनता के बीच जाकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। रुड़की के भगौड़ी महावतपुर जिला पंचायत सीट पर अभी से चुनावी समर दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। महिला सीट होने के चलते प्रधान पत्नी समेत अन्य कई आपको बता दें महिला दावेदारी पेश कर रही हैं। इन्हीं के बीच वरिष्ठ समाज सेवी आनंद सेठ की पुत्रवधू अंजलि सेठ ने पंचायत सदस्य के लिए दावेदारी तो पेश की है,
साथ ही एक जनसभा का आयोजन भी कर डाला। जनसभा में लोगों से सहयोग की अपील की गई है और चौमुखी विकास का दम भरा गया है। उत्तराखंड के लस्कर में कोरोना की तीसरी बूस्टर डोज लगाई जा रही है और अभी तक 18 से 59 साल के बीच के उम्र के लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत किए गए प्राइवेट अस्पतालों में 342 रुपये अदा करके ये बूस्टर डोज लगवानी पड़ रही थी। लस्कर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सरकार की घोषणा के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तीसरी प्रिकॉशन डोज लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि कोरोना की पहली और दूसरी डोज लगवाने के बाद प्रिकॉशन डोज के लिए स्थानीय लोगों को इधर उधर जाना पड़ रहा है और बहुत से लोग पैसों के अभाव में बूस्टर डोज से वंचित रह गए थे। अब सरकार की घोषणा के बाद लोगों को निःशुल्क तीसरी प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। अभी हमारी सरकार ने जिन लोगों को 2 डोज लग चुकी कोविड की और तीसरी जो प्रिकॉशनरी डोज लगनी थी वो प्राइवेट के लिए लिखा गया था कि इनको प्राइवेट लगाएंगे, लेकिन परंतु कुछ लोग गरीब या कुछ अन्य लोग जो व्यस्त रहते थे वो नहीं लगवा पाए। तो सरकार ने बहुत अच्छा ये आज़ादी के महोत्सव के उस शुभ अवसर पर कि सब लोगों को फिर फ्री की सौगात दी है पूरे भारत में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से कि जो गांव के दुरुस्त लोग हैं उनको भी हर एक जन जन तक ही आपका समाचार जाना चाहिए कि जिन लोगों को 2 डोज लग चुकी है प्रिकॉशनरी डोज भी तुरंत अस्पताल में कल से लगनी शुरू हो जाएंगी और सभी लगवाना। तो चलिए, मेरे साथ फिलहाल अपन उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।